नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील प्रजापति फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। बट इस वीडियो में मैं नहीं पढ़ाने वाला। इस वीडियो में हमारे साथ हमारे सर हैं महेंद्र सर। महेंद्र सर आपको हिंदी पढ़ाएंगे और हिंदी की विशेषताएं बताएंगे और हिंदी किन किन एग्ज़ाम्स में आती है और जिन जिन एग्ज़ाम में आपके लिए बेनिफिशियल है, तो उन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू लेकर वो आपको हिंदी कवर करवाएंगे। तो इसके बाद मैं अपना वीडियो जो है वो सर को देता हूँ। सर इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में भाषा। भाषा क्या है, भाषा के बारे में जानकारी करते हैं। सबसे पहले हम भाषा के बारे में देखें तो भाषा एक साधन है। हम कह सकते हैं कि भाषा एक साधन है। साधन कैसे? मन की भावनाओं एवं विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना या समक्ष प्रकट करना का एक साधन है। समझ में आया? हमने कहा कि एक साधन है, तो साधन किसका है, किसके लिए? मन की भावनाओं एवं विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करने का एक साधन है। यही हमारा क्या कहलाता है? भाषा। तो हम एक लाइन में इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अगर हम किताब के हिसाब से देखें तो किताब के हिसाब से ये आता है कि भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा क्या है? अभिव्यक्ति का माध्यम है। सबसे बड़ी बात, तो अभिव्यक्ति क्या है? अभिव्यक्ति ही है जो मन की भावनाओं एवं विचारों को समक्ष या दूसरों के समक्ष प्रकट करना अभिव्यक्ति कहलाता है। अर्थात भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। अर्थात हम अपने मन की विचारों को किस प्रकार से दूसरों के सामने प्रकट करें, वो कैसे कैसे प्रकट कर सकते हैं, तो कैसे कैसे हम अपनी अभिव्यक्ति को दिखा सकते हैं। कि हो सकता है कि हम लिख कर दूसरे के सामने अपनी विचार रखें, लिख करके, या हम बोलकर प्रकट कर सकते हैं, बोलकर, या हम संकेतों के माध्यम से भी हम अपनी भावनाओं को क्या कर सकते हैं, दूसरों के समक्ष प्रकट कर सकते हैं। संकेतों के माध्यम से कैसे? आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति की जुबान नहीं होती है तो क्या करता है, वो सांकेतिक भाषा का ही तो प्रयोग करता है। जैसे कि जानवरों की बात करें, जानवरों में भी अपनी एक भाषा है। उनकी भाषा को हम समझ नहीं सकते, तो हमें लगता है कि वो उनकी सांकेतिक भाषा है। नहीं, वो उनकी भाषा है, लेकिन वही समझ पाते हैं, हम लोग नहीं समझ पाते हैं। सांकेतिक भाषा वो होती है जिनके जुबान नहीं होते, जो बोल नहीं सकते हैं, वो संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं अपनी भावनाओं को। उसी हम कहते हैं कि सांकेतिक भाषा है। अर्थात भाषा निकल के क्या आया है कि भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की भावनाओं को या हम अपने अभिव्यक्ति को दूसरों को समझ क्या कर सकते हैं, प्रकट करते हैं। इसका माध्यम अलग अलग हो सकता है, वो तो लिख करके हो सकता है, या बोल करके हो सकता है, या सांकेतिक हो सकता है। इसलिए भाषा के कितने प्रकार बताए गए हैं? भाषा के 3 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं? 3 प्रकार। वो कौन कौन से हैं, जरा देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं प्रकार। तो भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार जरा देखें। भाषा के कितने प्रकार? 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा देखें। हमने अभी बताया है कि जो भी माध्यम है वो माध्यम कैसा हो सकता है? या तो हम लिखकर क्या होता है, लिखकर जब हम प्रकट करते हैं तो कहलाता है माध्यम। वो भाषा का कौन सा प्रकार कहलाता है? लिखित कहलाता है। अर्थात हम इसे कहते हैं लिखित भाषा। क्या कहते हैं? लिखित भाषा। दूसरा, जब हम बोल करके अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो वो कहलाती है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। तीसरा क्या है? जब हम संकेतों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो वो कहलाती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। अर्थात हमारे सामने माध्यम के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषा के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार हैं। वो कौन कौन से हैं? लिखित, मौखिक और सांकेतिक है। ओके, इतना समझ में आया? आगे हम देखते हैं कि भाषा की विशेषताएं क्या क्या हैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो विशेषताएं इसकी
भाषा की विशेषताएं हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले भाषा की विशेषता क्या है? सबसे पहला है कि ये इसे साधन या वाहन के रूप में, साधन या वाहन के रूप में, वाहन के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरी, यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाती है। यह व्यक्ति के, पहले हम लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझाती है। को समझाती है या को दर्शाती है, दर्शाती है। तीसरा, समाज की संस्कृति को दर्शाती है। समाज की संस्कृति को दर्शाती है, को दर्शाती है। चौथा, भाषा परिवर्तनीय है। भाषा कैसी है? परिवर्तनीय है। भाषा परिवर्तनीय है। पहले क्या है कि साधन या वाहन के रूप में प्रयोग करते हैं। अभी हमने समझा कि भाषा को साधन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो इसमें कुछ समझाने का नहीं है। दूसरा देखिए, यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाती है। ये इसमें कैसे हो सकता है भाई? व्यक्ति के व्यक्तित्व को कैसे दर्शाया जाए? तो जो हमारे मन के विचार, अर्थात जो हमारी भाषा है, अगर हम गंदी भाषा का प्रयोग करेंगे दूसरों के सामने तो हमारा व्यक्तित्व कैसे उभर कर आएगा? खराब। और अगर हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करें या अच्छी भाषा का प्रयोग करें, दूसरों के सामने अपने मन के विचारों को प्रकट करना है, अच्छे शब्दों के माध्यम से, अच्छी भाषा के रूप में हम प्रयोग करें, तो वो व्यक्तित्व का, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा? अच्छा होगा। अर्थात जब व्यक्ति भाषा के रूप में जब व्यक्ति बुरे शब्दों का प्रयोग करता है तो उसका व्यक्तित्व खराब होता है। जब व्यक्ति अच्छे शब्दों का प्रयोग करके या अच्छी तरीके से बात करता है, बिहेव करता है, तो उसका व्यक्तित्व अच्छा निखर के आता है। ये भी किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। समाज की संस्कृति को कैसे दर्शाती है? तो बहुत सारे ऐसे भी हैं, बहुत सारे ऐसे समाज में ऐसे भी समुदाय हैं जिनकी संस्कृति अलग अलग होती है। अपने भारत में ही बहुत सारे समुदाय अलग अलग हैं और सभी धर्म या समुदाय के लोग, उनकी संस्कृति अलग अलग हो जाती है। कैसे कैसे हम कह सकते हैं कि समाज की संस्कृति को कैसे भाषा कैसे दर्शाती है? बोलना चालना या उनका रहन सहन। अब व्यक्ति के रहन सहन का प्रभाव उसकी भाषा में झलकता है, उसकी भाषा में झलकता है, इसलिए उसकी संस्कृति को अलग से हम पहचान सकते हैं या संस्कृति को भी दर्शाती है। अच्छा, जैसे एक जनजातीय लोग हैं, जनजाति की बात करें या हम कह सकते हैं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों में देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों की भाषा थोड़ी सी चेंज होती है, उनकी बोली अलग हो जाती है, उनका बोलना चालना अलग हो जाता है, उनकी भाषा अलग हो जाती है, इसलिए उनकी संस्कृति अलग हो जाती है। उसी में हम कह देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उनकी बोली ठीक नहीं है तो इसलिए असभ्य कह देते हैं, वो असभ्य नहीं है। और जो शहर के लोग होते हैं उनकी बोलचाल अच्छा होता है तो कहते नहीं ये सभ्य हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो नहीं हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी उसको क्या मानते हैं कि नहीं हाँ ये सभ्य है। क्यों? क्योंकि उनकी बोलचाल से ही, उसकी भाषा से ही हमें पता चल जाता है कि उसकी संस्कृति कैसी है, कल्चर उसका कैसा है। भाषा परिवर्तनीय है, सबसे बड़ी बात है भाषा परिवर्तनीय। कैसे? आपने देखा होगा कि जगह जगह पर या कुछ दूरी चलने पर पानी का स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, उसी प्रकार से भाषा भी परिवर्तित हो जाती है। आपने देखा होगा, जैसे अपने यहाँ की बात करें, कुछ शहरी क्षेत्रों में भाषा खड़ी बोली का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, शुद्ध भाषा होती है वो व्याकरण की दृष्टि से ज़्यादा शुद्ध मानी जाती है। लेकिन जैसे जैसे गांव के क्षेत्र में या कुछ दूरी पर जाते हैं तो भाषा में परिवर्तन, उसकी बोलचाल में परिवर्तन हो जाता है। जैसे गाँव की भाषा अलग होती है, ग्रामीण भाषा कहलाती है, और जो हमारे शहरी भाषा होती है, शहरों में लोग रहते हैं, उनकी भाषा कुछ अलग होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर भाषा परिवर्तित हो जाती है, इसीलिए भाषा कैसी है? परिवर्तनीय है। ये भाषा की विशेषताएं हैं।
भाषा की विशेषताएं हैं। आगे हम बात करें भाषा के रूप। भाषा के रूप, भाषा के रूप, भाषा के कौन कौन से रूप हो सकते हैं? भाषा में आता है, भाषा के रूप हो सकते हैं उपभाषा, भाषा के रूप में हो सकती है कि राष्ट्रभाषा, दूसरी है राजभाषा, तीसरा है प्रांतीय भाषा, प्रांतीय भाषा, और चौथा कभी कभी हम कह सकते हैं कि मातृभाषा। कौन कौन से जरा देखें। राष्ट्रभाषा क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रभाषा के बारे में। राष्ट्रभाषा कब कहेंगे कि कोई भाषा राष्ट्रभाषा है? भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में जैसे कि अगर हम बात करें तो हिंदी भी बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है, बहुत सारी अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं, जैसे कि राजस्थानी बोली जाती है। राजस्थान की अलग है, हर एक राज्य की अलग अलग भाषाएं भी हैं। दक्षिण में द्रविड़ भाषाएं, जैसे द्रविड़ भाषाओं की बात करें दक्षिण भारत में कौन कौन सी हैं, जैसे कि तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, मलयालम हो गई, अन्य भाषाएं, बहुत सारी भारत में भाषाएं बोली जाती है। तो हिंदी है, उर्दू है, राजस्थानी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, अन्य बहुत सारी भाषाएं। लेकिन इसमें से किसको हम राष्ट्रभाषा कहेंगे? क्योंकि भारत में सभी बोली जा रही हैं, तो राष्ट्रभाषा का दर्जा किस भाषा को दिया जाए? तो इसके लिए क्या होगा कि राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है, ध्यान से सुनना, राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिस देश की अधिकांश जनसंख्या द्वारा, जिस देश की अधिकांश जनसंख्या द्वारा जिस भी किसी भाषा को बोली जाएगी, या हम कह सकते हैं कि उस देश की राष्ट्रभाषा वही राष्ट्रभाषा होगी, या उस देश के अधिकांश लोगों द्वारा जिस भी भाषा को बोला जाएगा वो उस देश की क्या कहलाएगी? राष्ट्रभाषा कहलाएगी। कैसे? जैसे भारत में अधिकांश जनसंख्या, जो उत्तर भारत के कुछ राज्य हैं, उत्तर भारत में वैसे भी आबादी ज़्यादा है, उत्तर भारत में आबादी ज़्यादा है, तो उत्तर भारत के 10 राज्यों में, कहाँ? 10 राज्यों में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। 10 राज्यों में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। और हिंदी बोली जाती है तो इसलिए इन राज्यों में वैसे भी जनसंख्या अधिक है। वो कौन कौन से हैं ज़रा देख लेते हैं क्रम से। कौन कौन से राज्यों में बोली जाती है वो क्रम से देख लेते हैं। सबसे पहला कौन सा होगा राज्य? तो सबसे पहले हम बात करें तो आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है। दूसरा है हरियाणा में बोली जाती है। तीसरा है उत्तराखंड में भी बोली जाती है। चौथा है उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश। पांचवा है राजस्थान। छठा है मध्य प्रदेश। सातवां है छत्तीसगढ़। आठवां है बिहार। और 9वां है झारखंड। शायद न दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है।
हम फिर ऊपर लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। 8वां है बिहार और 9वां है झारखंड और 10वां अंतिम जो है वो दिल्ली है। दिल्ली इसलिए अंतिम में मैंने लिखा है क्योंकि ये क्या है, यूनियन टेरेटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश है। तो हम कह सकते हैं कि भारत के उत्तर भारत वाले क्षेत्र में 9 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, इसलिए सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा ये भाषा बोली जाती है। और राष्ट्रभाषा क्या है, जब सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाती है तो जिस देश की सर्वाधिक जनसंख्या जिस भी भाषा का प्रयोग करे वो उस देश की क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। इसलिए भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। ये क्लियर हुआ। आगे देखते हैं राजभाषा क्या होती है। इसको हटा देते हैं हम सभी। राजभाषा के बारे में बात करें तो राजभाषा क्या होती है, भारत में राजभाषा कौन सी है, इसके बारे में भी चर्चा कर लिया जाए। राजभाषा की सबसे पहली परिभाषा क्या है कि राजभाषा कब, कोई भाषा राजभाषा कब कहलाएगी, ज़रा देखते हैं। तो राजभाषा क्या है, तो राजभाषा जिस भी देश के सरकारी कामकाजों जिस भी देश के सरकारी कामकाजों में, यहाँ पर ज़्यादा सही रहेगा किसी भी देश के, किसी भी के लिए हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि भारत की ही बात करें, किसी भी देश के सरकारी कामकाजों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह उस देश की क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। जिस भी देश के सरकारी कामकाजों में या किसी भी देश के सरकारी कामकाजों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है, राजभाषा कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राजभाषा को कामकाजी भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कामकाजी भाषा। राजभाषा को क्या कहा जाता है, कामकाजी भाषा। अर्थात सरकारी कामकाज में जो भी भाषा प्रयोग की जाएगी वो उस देश की क्या कहलाएगी, राजभाषा कहलाएगी। राजभाषा ये बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आ गई। तो राजभाषा के बारे में और थोड़ा हम जानकारी करते हैं। भारत में राजभाषा कौन सी है, तो सरकारी कामकाज में कौन सी भाषा प्रयोग की जा रही है, हिंदी प्रयोग की जा रही है। कौन सी, हिंदी की जाती है ना। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से भाई। जैसे बैंकों में आपने देखा होगा, बैंक क्या है, बैंकिंग सेक्टर क्या है, बैंकिंग सेक्टर कैसा है, सरकारी है, सार्वजनिक सेक्टर है। और सार्वजनिक में अर्थात बैंकों में देखा होगा विड्रॉल पर्ची होती है, उसमें 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। उसमें एक तरफ अंग्रेजी में छुपा हुआ होता है और एक तरफ हिंदी में भी छपा हुआ होता है और अंग्रेजी में भी। तो अब हम कहेंगे कि अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी भी राजभाषा होगी इसका मतलब। तो हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगी, राजभाषा होगी, लेकिन सहायक राजभाषा के रूप में अंग्रेजी मानी जाती है। अर्थात भारत में राजभाषा हिंदी है और उसकी सहायता करने के लिए सहायक राजभाषा क्या है, सहायक राजभाषा क्या है, सहायक राजभाषा अंग्रेजी है। सहायक राजभाषा अंग्रेजी है, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों में या सार्वजनिक या सरकारी कामकाज में जिस भी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, तो भारत में सरकारी भाषा, भारत में राजभाषा कौन कौन सी है, हिंदी है, और सहायक राजभाषा अंग्रेजी, क्योंकि सरकारी कामकाजों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाता है। ये क्लियर हुआ। अच्छा, हिंदी को कब राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो इसका हम चर्चा वैसे तो करनी चाहिए संविधान में करना चाहिए कि संविधान में, भारतीय संविधान में हिंदी का क्या स्थान है, इसका बाद में चर्चा कर लेंगे।
इसके बारे में बाद में बता देंगे। आगे हम आते हैं प्रांतीय भाषाएं क्या होती हैं। प्रांतीय भाषाएं, प्रांतीय भाषाएं, प्रांत का मतलब क्या है? प्रांत का मतलब होता है, प्रांत की अंग्रेजी होती है प्रोविंस। प्रांतीय भाषा अर्थात राज्य में, प्रांत का मतलब है राज्य में। जब किसी राज्य में या किसी प्रांत में सरकारी कामकाज जो भी होगा वो जिस भी भाषा में किया जाएगा उस भाषा को उसकी प्रांतीय भाषा कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में, यूपी की बात करें तो यूपी में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में हिंदी ही बोली जाती है ज़्यादातर, और सरकारी कामकाजों में भी हिंदी का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश में दूसरी भी भाषा है, एक और है जो ज़्यादा बोली जाती है, उसका नाम है उर्दू। अच्छा, ये उर्दू क्या है? उर्दू एक उपभाषा है। क्या है? एक उपभाषा है। उर्दू एक उपभाषा है और यह हिंदी से ही जन्मी है। तो ये उत्तर प्रदेश की जो प्रांतीय भाषा हम कहेंगे या उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा बोलेंगे तो वो हिंदी है, क्योंकि सरकारी कामकाज हिंदी में ही किया जाता है उत्तर प्रदेश में। किंतु जैसे दक्षिण भारत में चले जाएं, दक्षिण भारत में क्या है? जैसे आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, वहाँ पर जो भी काम किया जाता है वो तो अंग्रेजी में या हिंदी में, और अंग्रेजी या हिंदी या उसकी तेलुगु भाषा होगी। तो जब भी सरकारी कामकाज वहाँ पर सरकारी कामकाज या प्रांत में तो तेलुगु भाषा में भी किया जाता है, इसलिए तेलुगु वहाँ की क्या है? प्रांतीय भाषा होगी। क्लियर है? इसी प्रकार तमिलनाडु में या तमिलनाडु में तमिल भाषा में, मलयालम वाला क्षेत्र जो है वो केरल का है, कर्नाटक का कुछ क्षेत्र पड़ता है, उसमें मलयालम भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो जो राज्य के सरकारी कामकाजों में जो भी भाषा का प्रयोग किया जाएगा वो उसकी क्या कहलाएगी? प्रांतीय भाषा कहलाएगी। क्लियर हुआ? आगे आते हैं मातृभाषा। ये तो हम ऐसे ही हम कह सकते हैं कि मातृभाषा क्या, हमने अपनी तरफ से रख दिया है। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा मातृभाषा क्या होती है, तब फिर भी बता देते हैं मातृभाषा क्या है। बच्चे की जो मूल रूप से पहली जो भाषा सीखता है अपनी माता के द्वारा, जो भी भाषा सीखी जाती है वो उसकी मातृभाषा कहलाती है, वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। इसलिए इसको मैंने रखा है कि जानकारी देना था कि भारत में लगभग 180 मिलियन लोगों की जो भाषा हिंदी जो है वो एक उनकी मातृभाषा है। भारत में 180 मिलियन जो लोग हैं उनकी मातृभाषा हिंदी है। क्या है? हिंदी है। तो मातृभाषा क्या है, समझ में आया कि नहीं आया? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब बच्चा पहली बार अपनी माता के द्वारा जिस भाषा को सीखता है, माता पिता के द्वारा अपने घर में जो भी भाषा सीखता है वही उसकी क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। और भारत में 180 मिलियन जो भी लोग हैं उनकी मातृभाषा क्या है? हिंदी है। बड़ी संख्या है। तो देखें, हिंदी की बात करें तो मैंने देखा कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। राजभाषा क्या है? हिंदी और अंग्रेजी है। हिंदी ही मुख्य रूप से है, सहायक राजभाषा के रूप में अंग्रेजी है। प्रांतीय भाषा क्या है? उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत के कुछ राज्यों में प्रांतीय भाषा हिंदी है, अधिकतर राज्यों में प्रांतीय भाषा हिंदी है। और 180 मिलियन जो भारतीय लोग हैं या भारतीय हैं उनकी मातृभाषा क्या है? हिंदी ही है। तो हिंदी का हम देखते हैं कि बहुत बड़ा क्षेत्र आता है। तो ये हिंदी के या भाषा के क्या हो गए? रूप हो गए। क्लियर हुआ ये चीज़?